सीधे आपको कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं। सीधी तस्वीरें मिल रही हैं। मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे, सुनिए। क्या हो रहा है? मैंने एक बुढ़िया, आयु लगभग अंदाज 90 साल की रही होगी, क्योंकि वो झुक के चलती थी, हाथ में डंडे का सहारा लेके चलती थी। गांव की गली में वो जाते हुए मैंने देखा, बाहर गई होगी, क्योंकि उस समय तो शौच के लिए, इसके लिए सब बाहर ही जाते थे, सुबह सुबह का समय था। और जब आ रही थी वापस, तो मैंने वहां से देखा उस दृश्य को, एक व्यक्ति सामने से आ रहा था। वो माता बुढ़िया थोड़ा सा उस व्यक्ति से किनारा करके दूर हटके और जाने लगी। अचानक उसकी डंडी नीचे कहीं लगी या पैर फिसला, वो गिर गई और गिरते ही उस नौजवान ने उसको उठाया और उठाते ही जैसे वो खड़ी हुई, उस नौजवान को गालियां देने लग गई। हमको नहीं समझ में आया कि उस नौजवान ने तो उसको सहारा दिया, उसको खड़ा किया, गिर गई थी, फिर भी उसने जो गालियां दी उस समय समझ तो नहीं आई। बहुत दिनों के बाद समझ में आई। जब वो बुढ़िया घर गई, घर जाने के बाद बुढ़िया ने स्नान किया, कपड़े बदले, फिर उसने अपने दिनचर्या शुरू की, खाना खाया। मुझे वहां के उनके परिवार के लोगों ने बताया कि आज बुढ़िया गिर गई थी, गिरने के बाद उसने पट्टी नहीं कराई, वो जाकर के नहाई थी। मैंने उस व्यक्ति से, उनका जो घर का परिवार का सदस्य, बाद में कुछ वर्षों के बाद पूछा, मैंने कहा वो घटना मेरे दिमाग में कौन रही है। वो जो बुढ़िया थी, उसने अपनी चोट की परवाह नहीं की, वो जाकर के घर में पहले नहाई, कपड़े बदले, फिर खाना खाया। ऐसा क्यों किया उसने? तो उस नौजवान ने, भले उस परिवार का जवान था लेकिन दुखी वो भी था, उसने उस बुढ़िया के मन का जो एक विषय था वो बताया कि ये बुढ़िया जब किसी के साथ से निकलती है तो ये भर किसी से बच के निकलती है, और बच के इसलिए निकलती है, पता नहीं ये व्यक्ति जो साथ से जा रहा है ये कौन होगा, किस जाति का होगा। कोई जानकार है तो ठीक है, अनजान है तो वो उसको गालियां भी देती है। सब कुछ बुढ़िया की गाली का कोई बुरा मानता नहीं था, लेकिन उसकी एक आदत बन गई थी। यानी किस प्रकार की पीड़ा ऐसे व्यक्तियों के सोच में उसमें रही होगी। हम खेतों में जाते थे, मजदूर काम करते थे। मजदूरों के अगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तो उसके बर्तन अलग होते थे, उसका पानी का मटका अलग होता था। रोटी भी कोई किसान का परिवार का आदमी उसको पकड़ाता था तो ऊपर से पकड़ाता था। ये पीड़ा उस समय की आज भी जागती है। ये कैसा समाज है जिस समाज में व्यक्ति व्यक्ति में इतना भेद। लेकिन बात तो 50-60 साल पुरानी है। मैं डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी को इस बात का श्रेय देता हूं जिन्होंने संविधान लिखा और इस संविधान में सबको बराबरी का हक मिले, ये बात उन्होंने सुनिश्चित की। ये बात उन्होंने सुनिश्चित की। परिणाम धीरे धीरे निकलता है ऐसी चीजों का। सामाजिक बुराइयां होती हैं, एकदम कानून से तो निकलती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उस स्थिति में मजबूरन सरकारों को उस पर बढ़ना पड़ा, क्योंकि संविधान का हिस्सा बन चुका था। अगर संविधान में न लिखा होता तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से उन्होंने 55-60 साल इस देश में राज किया, उन्होंने हमेशा इस भेदभाव को बनाए रखा। अम्बेडकर जी का विरोध तो बता ही चुके हमारे मेघवाल जी ने बताया कि कैसे चुनाव के अंदर उनको हराया, दूसरे चुनाव में हराया। मुझे तो यहां तक पता है कि जब संविधान निर्माण करने के लिए एक उससे पहले एक 9 लोगों की समिति बनी थी, उस संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, उसका दायरा तैयार करने के लिए एक समिति छोटी बनी थी। इन लोगों ने उस 9 लोगों की समिति में बाबा साहब को नहीं डाला। उसके बाद फिर संविधान सभा का गठन हुआ, 100 कुछ मेंबर उसके बने। हर एक प्रदेश से, वहां से नाम प्रदेश की सरकारें जो बनी थी या जो उस समय की नोमिनेटेड सरकारें थी, उनसे मंगवाए गए। कांग्रेस के लोगों ने महाराष्ट्र से बाबा साहब का नाम संविधान सभा में और रिकमेंड नहीं किया। आखिर बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर को, इतने विद्वान व्यक्ति हैं, समाज की यानी चिंता करने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को संविधान में जरूर, सभा में जरूर जाना चाहिए। बंगाल से इनका नाम नॉमिनेट होकर के आया। मित्रों, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिस संविधान को लेकर के आज बहुत सी बातें यहां कही गई हैं। उस संविधान का जो भी कुछ विषय है, बहुत कुछ कहा जा चुका है मित्रों, लेकिन संविधान की जो बातें लिखी हुई है बराबरी की, इन्होंने कभी पूरा नहीं होने दिया।
आरक्षण भी दिया तो मजबूरी में दिया, क्योंकि संविधान में लिखा है, संविधान के अनुसार कानून बन गया है, मजबूरी में दिया। और उस मजबूरी में भी कभी आरक्षण के नाते से मिली सीटों को किसी प्रदेश में, केंद्र में पूरा नहीं होने दिया। लाखों की संख्या में सारे देश में, और बैक लोग जो बचा रहा, अब एनडीए की सरकार चाहे केंद्र में रही हो चाहे प्रदेशों में आई है, उन्होंने उस बैक लोग को पूरा करने का काम ये किया है, बचा हुआ आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। बहुत बातें यहां बताई गई हैं। मैं तो इतना ही कहता हूं कि इस सारे संकल्प को करने के लिए, चाहे वो राजनीतिक बातें हों, सामाजिक बातें हों, इन गरीबों की, दलितों को इनकी जो तकलीफें हैं, इसको समझने के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। पिछले 9.5 साल हरियाणा में मुझे मौका मिला कि कैसे समाज के अंदर और एक रूपता, समानता, बराबरी कैसे लाई जाए। बहुत उल्लेख हमारे पूर्व वक्ताओं ने किया है, हमारे सुदेश कटारिया जी ने भी किया है। बहुत प्रभावित है इन सब बातों से। मेरा जीवन डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ साथ पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को भी पढ़ने का रहा है। दत्तोपंत ठेंगड़ी की जीवनी मैंने पढ़ी है। दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ऐसे शख्स थे जो बाबा साहब जी का 1954 का चुनाव था, उसमें उनके पोलिंग एजेंट थे बाबा साहब अम्बेडकर। संयोग से सब लोग मिलकर के बाबा साहब को लड़ा रहे थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी उनके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन जब चुनाव लड़ते उनका संबंध आया, महीना 2 महीने का रहा होगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं प्रभावित हूं इस व्यक्ति से। बाबा साहब अम्बेडकर ही समाज की पीड़ाओं को जानते हैं। उनके ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखी। सबसे पहली पुस्तक दत्तोपंत ठेंगड़ी ने लिखी, वक्तृत्व और कर्तृत्व। क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर वक्तृत्व और कर्तृत्व, कि जो बोलते हैं वो करते हैं। ये दत्तोपंत ठेंगड़ी की लिखी पुस्तक है 1954 के चुनाव के बाद की। तब वो पुस्तक गई लोगों के पास, तब उनका, लोगों का जो खुला एकदम अंदर से उनको पता लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या सोचते हैं। उन्हीं ने बनो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के राष्ट्रीय महामंत्री होते थे। उन्होंने भी प्रभावित होकर के कहा कि जब तक समाज के अंत एक व्यक्ति का भला नहीं होगा, देश और समाज सुखी नहीं हो सकता। उन्होंने अंत्योदय का और उसको नाम दिया। मुझे सौभाग्य मिला है कि देश के अंत्योदय मिशन का 3 साल तक पार्टी ने मुझे काम दिया। सारे देश भर में मैं घूमा, हरियाणा में उन चीजों को लागू करने का भी शुरुआत की। हमने कहा ये जो दबंगई व्यक्ति के लोग हैं, ये जो धिंगा मस्ती करते हैं, जो बिल्कुल भी निर्बल को लाइन में लगने नहीं देते हैं, सब चीज उनकी हड़पने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को घर बैठे कैसे हम सुविधा पहुंचा सकते हैं। हमने परिवार पहचान पत्र बनाया। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आज हरियाणा में हर परिवार का डाटा हमारे पास है। कौन व्यक्ति पीड़ित है, किसकी जरूरत क्या है, परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितनों की पढ़ाई क्या हुई है, वो व्यवसाय क्या करते हैं, और जिसकी जरूरत है उसके हिसाब से उसको, चाहे राशन कार्ड की बात है, चाहे आयुष्मान भारत की बात है, चाहे उसको ओल्ड एज पेंशन की बात है, चाहे घर में चूल्हा देने की बात है, मकान देने की बात है, कितनी योजनाएं मोदी जी ने शुरू की, हमने घर बैठे उनको पहुंचाई हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं उसमें सबसे ज्यादा लाभान्वित अगर कोई है तो मेरा यह अनुसूचित समाज है, पिछड़ा वर्ग समाज है, इनको सबसे ज्यादा लाभ मिला। एक आंकड़ा बता देता हूं। हमारे आने से पहले राशन कार्ड लेने वाले, बीपीएल का लाभ लेने वाले, भले वो अनुसूचित जाति भी थे, बाकी सब भी थे, उनकी संख्या 27 लाख थी। और आज 9-10 साल के बाद आज हरियाणा में वही संख्या बढ़ करके 51 लाख हो गए। 51 लाख मित्रों, जो 27 लाख थे, 51 लाख लोगों को लाभ मिला है। जो बड़े हैं वो ये पिछड़ा, दलित, वंचित समाज, इसमें से बढ़ करके आए हैं। तो मेरा जो मैंने अनुभव आपको बताया, मैं जब फील्ड में घूमता था, रतनलाल कटारिया जी की बात हमारे सांसद जी ने की। ये लाडवा विधानसभा में, लाडवा कस्बे में उनका घर, पुराना घर, जहां उनके पिताजी ज्योतिराम जी, मैं एक बार रतनलाल कटारिया हमारे पार्टी के वो पदाधिकारी हो चुके थे, घर गया मिलने के लिए। उनके पिताजी जूती गांठ रहे थे और रतनलाल जी कटारिया साथ बैठे उनका सहयोग कर रहे थे। आगे चल करके वो मेंबर पार्लियामेंट बने, केंद्र में मंत्री बने।
मुझे वो आज याद है कि ज्योतिराम जी ने अपने आखिरी दम तक जूती बेचने का, जूती गांठने का काम छोड़ा नहीं। उनका ये मेरा पुश्तैनी काम है, मैं अपने काम को नहीं छोड़ूंगा, मेरा बेटा कितना ही बड़ा बन जाए, अपने काम के प्रति स्वाभिमान भी समाज में है। तो ऐसे ऐसे दृश्य देखे। एक हमारा कार्यकर्ता यमुनानगर के अंदर नंदगढ़ गांव है, छोटा बालक था, शाखा में आने लगा, किसी को पता नहीं किसका बालक है, कौन है, जाति क्या है। हम लोग शाखा के बाद 2-3-4 लोग उसके घर चले गए, घर में बैठे, जाके देखा झोपड़ी है, चारपाई बिछा दी आंगन के, बैठो भाई साहब। मैंने कहा पानी लाओ, जरा पानी पीना है। बड़ा संकोच कि भाई साहब मैं पानी जरा पड़ोस के घर से मंगा के दूंगा। तो ये आपने सुना जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में मनोहर लाल कई बातों का जिक्र करते हुए बीजेपी के इस दलित सम्मेलन में नजर आए। संविधान से छेड़छाड़ कांग्रेस ने की, ये मनोहर लाल ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि हमने परिवार पहचान पत्र बनाए, तो अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी सामने रखा। संविधान से छेड़छाड़ कांग्रेस ने की, ये मनोहर लाल ने कहा। तो देखिए, बीजेपी ने देश और प्रदेश में काम किया, विकास किया, ये मनोहर लाल ने कहा। संविधान से छेड़छाड़ करने का काम अगर किसी ने किया तो वो है कांग्रेस। हमने परिवार पहचान पत्र बनाया, ये मनोहर लाल ने कहा। और जिस तरीके से दलितों को आगे ले जाकर या फिर दलितों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम सरकार ने किया, ये भी उन्होंने एक बड़ी बात कही। तो ये आप तक हम जानकारी साझा कर रहे हैं। इससे पहले आपने मनोहर लाल को सुना भी। तो कुरुक्षेत्र में बीजेपी का दलित सम्मेलन आयोजित किया गया और इस दलित सम्मेलन में मुख्य तौर पर संबोधित करते हुए मनोहर लाल नजर आए। उन्होंने कहा कि संविधान से छेड़छाड़ कांग्रेस ने की, ये मनोहर लाल ने कहा। हमने परिवार पहचान पत्र भी बनाया और छेड़छाड़ करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया।